Find the time required for a 50 Hz alternating current to change its value from 0 to the RMS value. तो अल्टरनेटिंग करंट का जेनरिक फंक्शन ले लेते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ये जेनरिक फंक्शन है, इसमें आई नॉट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट एंड आई इज़ द इंस्टेंटेनियस करंट. सो व्हेन आई इक्वल टू ज़ीरो, मान लेते हैं t इज इक्वल टू टाइम टी नॉट पे करंट का वैल्यू ज़ीरो हो रहा है. सो दिस इम्प्लाइज आई नॉट साइन ओमेगा टी नॉट प्लस फाई इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो को हम लिख सकते हैं साइन ज़ीरो. सो दिस इम्प्लाइज ये ज़ीरो कब हो जाएगा, जब ओमेगा टी नॉट प्लस फाई, ये साइन का फंक्शन है तो साइन हम लिख सकते हैं ओमेगा टी नॉट प्लस फाई इक्वल टू ज़ीरो. सो ये एक इस वैल्यू पे आई का वैल्यू ज़ीरो होगा. अब आर एम एस वैल्यू क्या होता है, आर एम एस इज आई नॉट बाई रूट टू. सो व्हेन आई इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, मान लेते हैं ये कब हो रहा है, टी इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी पे इसका वैल्यू का क्या हो रहा है, आर एम एस वैल्यू हो जा रहा है. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी नॉट प्लस डेल्टा टी प्लस फाई, ये हो जाएगा किसके बराबर, आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू. दैट इज़ द आर एम एस वैल्यू. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा. सो लिखेंगे हम साइन ओमेगा टी नॉट प्लस डेल्टा टी प्लस फाई विल बी इक्वल टू वन बाय रूट टू, और वन बाय रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय फोर. इसका मतलब हुआ कि ये जो आर्ग्यूमेंट है दोनों का सेम होना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी नॉट प्लस ओमेगा डेल्टा टी प्लस फाई इक्वल टू पाई बाय फोर. और यहाँ से हमने क्या देखा, ओमेगा टी नॉट प्लस फाई क्या है, ज़ीरो है. सो ओमेगा टी नॉट प्लस फाई इक्वल टू ज़ीरो मीन्स ओमेगा डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर. एंड देयर फोर डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर डिवाइडेड बाय ओमेगा. तो यहाँ पे हम ले सकते हैं पाई बाय फोर, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू पाई एफ, और यहाँ पे पाई बाय फोर इंटू टू पाई, और एफ का वैल्यू दिया हुआ है 50. तो ये आ जाएगा 2.5 मिली सेकेंड. सो आफ्टर 2.5 मिली सेकेंड जीरो से आरएमएस वैल्यू हो जाएगा करंट का. द हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एट 220 वोल्ट RMS वैल्यू and 50 hertz. Find the peak voltage and the least possible time in which the voltage can change from the RMS value to zero. तो जो हाउस होल्ड सप्लाई होता है दैट इज़ बेसिकली साइन फंक्शन. तो मान लेते हैं कि इस तरह से साइन फंक्शन है आई, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज का फंक्शन है v. सो v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ये जेनरिक फंक्शन हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई. और यहाँ पे हमें बेसिकली पीक वैल्यू फाइंड करना है. तो ये यहाँ पे ये 220 वोल्ट RMS है. सो v पीक क्या होगा, v RMS मल्टीप्लाइड बाय रूट टू. तो वी आर एम एस 220 वोल्ट है मल्टीप्लाइड बाय रूट टू, तो ये हो जाएगा 311 वोल्ट. सो दिस इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द, ये पीक वैल्यू हो जाएगा V का. और अब हमें फाइंड करना है कि लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम द RMS वैल्यू टू जीरो वैल्यू. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे RMS वैल्यू है दैट इज़ 220 वोल्ट, और फिर इसको जीरो, यहाँ पे ये जीरो हो जा रहा है.
तो यहाँ से जो टाइम लग रहा है, ये टाइम हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम लग रहा है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था 0 से आरएमएस वैल्यू तक पहुँचने में, 0 से आरएमएस वैल्यू तक पहुँचने में ये टाइम लग रहा था डेल्टा टी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है, तो ये जो टाइम लग रहा था दैट वाज 2.5 मिली सेकेंड। तो ये बेसिकली सिमेट्रिकल कर्व होता है, जो साइन कर्व है ये सिमेट्रिकल कर्व होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में सेम टाइम लगेगा। सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू सेम एज 2.5 मिली सेकेंड, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व किया था। A bulb rated 60 watt at 220 volt is connected across a household supply of alternating voltage of 220 volt. Calculate the maximum instantaneous current through the filament. तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है 60 वाट, तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एंड देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। और जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट आई पीक, पीक करंट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वी पीक डिवाइडेड बाय आर। तो वी पीक क्या है, यहाँ पे 220 वोल्ट दिया हुआ है आरएमएस वोल्टेज, ये 220 वोल्ट जो है। सो इट विल बी 220 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइडेड बाय आर, आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे 220 इंटू √2 मल्टीप्लाइड बाय पावर इज 60 वाट डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर मीन्स 220 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.39 एम्पियर। सो दिस इज द पीक करंट थ्रू द बल्ब। An electric bulb is designed to operate at 12 volt DC. If this bulb is connected to an AC source and gives normal brightness, what would be the peak voltage of the source? तो 12 volt DC, 12 volt DC is basically equivalent to 12 volt RMS AC. AC का जो अगर 12 वोल्ट RMS का AC सोर्स है तो वो इक्विवेलेंट होगा किसके, 12 वोल्ट DC के इक्विवेलेंट होगा। सो V पीक जो होगा, V पीक विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स VRMS, और यहाँ पे √2 मल्टीप्लाइड बाय RMS कितना है, 12 है। सो ये हो जाएगा 12 √2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 17 वोल्ट। सो ये पीक वोल्टेज जो हो जाएगा सोर्स का 17 वोल्ट। द पीक पावर कंज्यूम्ड बाय अ रेसिस्टिव कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स इज 80 वाट। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कॉइल इन 100 seconds which is many times larger than the time period of the source. तो यहाँ पे पीक पावर दिया हुआ है, तो पीक पावर जो होता है पीक, पी पीक इक्वल टू आई पीक का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये दिया हुआ है 80 वाट। अब हमें फाइंड करना है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कॉइल इन 100 seconds. सो एनर्जी कंज्यूम्ड ई इक्वल टू क्या होता है, आई आर एम एस, AC सोर्स में आई आर एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, ये हो गया एवरेज पावर, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल। तो ये टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन डेल्टा टी सेकेंड हो जाएगा। तो IRMS को हम लोग लिख सकते हैं आई पीक डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। IRMS क्या होगा, आई पीक डिवाइडेड बाय √2, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड इन 100 सेकेंड और डेल्टा टी टाइम। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू आई पीक स्क्वायर इंटू आर इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे आई पी स्क्वायर इंटू आर, इसका वैल्यू क्या है, 80 वाट है, तो ये वैल्यूज़ रख देंगे। हाफ इंटू 80 इंटू डेल्टा टी इज़ 100, तो ये हो जाएगा 4 किलो जूल। ये टोटल पावर कंज्यूम्ड हो जाएगा इन 100 seconds।
द डाइलेक्ट्रिक strength of air is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. A parallel plate air capacitor has area 20 centimeter square and plate separation 0.10 millimeter. Find the maximum RMS voltage of an AC source which can be safely connected to this capacitor. तो एक कैपेसिटर दिया हुआ है और जिसका कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये दिया हुआ है, मान लेते हैं d, और इसमें एक AC सोर्स कनेक्टेड है और यहाँ पे जो एयर है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। कहने का मतलब ये जो एयर है यहाँ पे इससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर कुछ RMS वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टाब्लिश होगा। तो हम जानते हैं कि ई मैक्स जो है, ई मैक्स दैट इज़ इक्वल टू वी मैक्स वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दैट इज़ डी। और वी मैक्स क्या हो सकता है, दैट इज़ वी पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा। एंड देयरफॉर इसको हम लोग वी पीक को लिख सकते हैं √2 टाइम्स VRMS डिवाइडेड बाय डी। देयरफॉर VRMS क्या हो जाएगा, दैट इज D इंटू ई मैक्स डिवाइडेड बाय √2। डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय ई मैक्स, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय √2। तो ये हो जाएगा 210 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 210 वोल्ट। सो दिस इज द मैक्सिमम RMS वैल्यू ऑफ दिस सोर्स, सो दैट यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ऑफ एयर का वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। द करंट इन डिस्चार्जिंग LR सर्किट इज गिवन बाय I equal to I0 e to the power minus t by tau, where tau is the time constant of the circuit. Calculate the RMS current for the period t equal to 0 to t equal to tau. तो हमें पता करना IRMS। तो IRMS ये क्या होता है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट 0 टू टाउ तक, 1 टाइम कांस्टेंट तक फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 1 बाय टाउ से डिवाइड कर देंगे, एवरेज हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये टोटल इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर हो जाएगा इन टाइम इंटरवल 0 टू टाउ एंड डिवाइडेड बाय टाउ। तो ये एवरेज आ गया और इसका फिर अंडर रूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया 1 बाय टाउ, और आई को हम लोग लिख सकते हैं I0 स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टाउ, और ये अंडर रूट। तो यहाँ से I0 स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आएंगे और रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा I0 अंडर रूट 1 बाय टाउ, और इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, आई का स्क्वायर तो मतलब इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ये हो जाएगा -2 टाइम्स टी बाई टाउ। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -2 टी बाई टाउ विथ रेस्पेक्ट टू t 0 टू टाउ, और इसका अंडर रूट। तो ये हो गया I0 इंटू 1 बाई टाउ, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा टाउ बाई 2, ये माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, सॉरी माइनस साइन है यहाँ पे। तो माइनस टाउ बाई 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर -2t बाई टाउ, और हाउ दिस थिंग इज़ अंडर रूट। अब यहाँ पे लिमिट्स रख देंगे
तो इसका लिमिट्स क्या है, 0 टू टाउ, ये 0 टू टाउ यहाँ पे लिमिट रखेंगे। तो ये हो जाएगा आई नॉट एन टू 1/टाउ, और यहाँ पे जीरो नीचे माइनस है तो जीरो नीचे वाला लिमिट पहले लिख देते हैं। सो ये हो जाएगा टाउ/2, जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और टाउ/2 माइनस टाउ/2, यहाँ पे टाउ अगर रखेंगे, टाउ रखेंगे तो 2 टाउ/टाउ मतलब e⁻² हो जाएगा, e⁻², और दिस थिंग इज अंडर रूट। तो ये हो जाएगा आई नॉट, और टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, सो हाफ बाहर आ गया, तो √2 आई नॉट बाय √2, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस e⁻², ये अंडर रूट। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 इंटू ई, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर√e² - 1। ये इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। A capacitor of capacitance 10 microfarad is connected to an oscillator giving an output voltage xi equal to 10 volt into sine omega t. Find the peak currents in the circuit for omega equal to 10 per second, 100 per second, 500 per second and 1000 per second. ये चार वैल्यूज़ के लिए हमें पीक करंट्स बेसिकली फाइंड करना है। सो आई पीक, ये क्या हो जाएगा, वी पीक, और यहाँ पे जाई दिया हुआ है तो जाई पीक डिवाइडेड बाय जेड, जेड इज़ द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सो ये हो जाएगा जाई पीक डिवाइडेड बाय जेड इज़, यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटेंस है सर्किट में, सो इसका सिर्फ कैपेसिटिव लोड हो जाएगा, तो दैट इज़ 1/ωc। सो ये हो जाएगा ωc इंटू जाई पीक। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे फॉर ओमेगा इक्वल टू 10 पर सेकेंड, ये आई पीक का जो वैल्यू होगा दैट इज़ 10, ओमेगा वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय सी, सी इज़ 10 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड बाय जाई पीक, इसका पीक वोल्टेज 10 वोल्ट है, सो 10, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। So this is the peak current for omega equal to 10 per second. For omega equal to 100 per second, I peak क्या हो जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ओमेगा के बदले, मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10⁻², एम्पियर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01 एम्पियर। और फॉर ओमेगा इक्वल टू 500 पर सेकेंड, ये आई पीक इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.05 एम्पियर, ये पीक वैल्यू हो जाएगा। और फॉर ओमेगा इक्वल टू 1000 पर सेकेंड, तो आई पीक ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर। तो ये चार अलग अलग पीक करंट हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा। A coil of inductance 5 millihenry and negligible resistance is connected to the oscillator of the previous problem. Find the peak current in the circuit for omega equal to 100 per second, 500 per second and 1000 per second. तो यहाँ पे आई पीक जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जाई पीक डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव सर्किट है, इसमें ना तो रेसिस्टेंस है ना तो कैपेसिटेंस है, तो ये हो जाएगा
सिर्फ इंडक्टिव लोड, तो दैट इज़ ओमेगा इंटू एल. सो therefore for omega equal to 100 per second, आई पीक क्या हो जाएगा, जाई पीक पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 वोल्ट. सो 10 डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, ओमेगा इज़ 100 multiplied by L is 5 into 10 to the power minus 3. सो ये हो जाएगा 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय 500. सो ये 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 20 एम्पियर हो जाएगा. ये 20 एम्पियर इज़ द करंट फॉर ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड. और व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 500 पर सेकेंड, तो आई पीक का वैल्यू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये हो जाएगा 4 एम्पियर. एंड फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1000 पर सेकेंड, आई पीक, द पीक करंट क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1000, 10 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर. सो दीज आर द पीक करंट्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा. A coil has resistance of 10 ohm and inductance of 0.4 Henry. It is connected to an AC source of 6.5 volt and 30 by pi hertz. Find the average power consumed in the circuit. तो यहाँ पे 10 ओम का रेसिस्टेंस है और इंडक्टेंस ऑफ 0.4 हेनरी है. सो इसका जो इम्पीडेंस हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर अंडर रूट. तो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ. सो 2 पाई एफ एल का स्क्वायर अंडर रूट. अब वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे. आर इज़ 10 ओम, सो 10 स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू एफ का वैल्यू दिया हुआ है 30 बाई पाई हर्ट्ज. सो 30 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 26. ये 26 ओम का इम्पीडेंस आ गया. एंड देयर फॉर आई आर एम एस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड. तो ये जो करंट हो जाएगा आर एम एस करंट, दैट विल बी इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाय 26, दैट इज बेसिकली 1/4. एंड देयर फॉर एवरेज पावर पी एवरेज, ये क्या हो जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर. तो आई आर एम एस क्या है 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10. सो ये हो जाएगा 5/8 वाट. सो इतना एवरेज पावर कंज्यूम होगा इन दिस सर्किट. A resistor of resistance 100 ohm is connected to an AC source Zi equal to 12 volt into sine 250 pi per second t. Find the energy dissipated as heat during t equal to 0 second to t equal to 1 millisecond. तो यहाँ पे जाई जो दिया हुआ है, जाई इज इक्वल टू 12 इंटू साइन 250 पाई टी, और इसे हम लोग लिख सकते हैं जाई पीक इंटू साइन ओमेगा टी, जहाँ की जाई पीक क्या है 12 वोल्ट है और ओमेगा क्या है 250 पाई है. सो ये एक साइन का फंक्शन है. तो साइन का जो फंक्शन होता है बेसिकली इसका प्लॉट कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से. तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा टी, टाइम पीरियड यहाँ से बेसिकली ये t/2 हो जाएगा, t/2. तो टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे, और
ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय 250 पाई, और ये हो जाएगा 8 मिली सेकेंड। सो टोटल टाइम पीरियड है 8 मिली सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 4 मिली सेकेंड, यहाँ पे 2 मिली सेकेंड, और यहाँ पे हो जाएगा 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। तो बेसिकली ये 1 साइकिल से भी कम का पीरियड है। तो यहाँ से लेकर ये 0 सेकेंड है और ये 1 मिली सेकेंड है, तो इन दोनों के बीच का के इंटरवल में हमें बेसिकली हीट लॉस, एनर्जी डिसिपेटेड फाइंड करनी है। सो इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं टाइम का, dt टाइम का, और इस टाइम में जो हीट डिसिपेशन होगा dH, दैट विल बी इक्वल टू I square into R, this is the power, instantaneous power multiplied by dt, the time interval. तो ये हो गया dH, and therefore h क्या हो जाएगा interval, integration of dH, and that will be equal to integration of this, so integration of I square into R into dt. I के बदले हम क्या लिख सकते हैं, I के बदले हम लिखेंगे जाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। और जाई जो है दैट कैन बी रिटन एज जाई पीक इंटू जाई पीक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब therefore h will be equal to integration of this, so हम यहाँ पे लिख सकते हैं जाई पीक स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर देंगे, और 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो ये हो जाएगा जाई पीक स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, और ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग ले सकते हैं 1 माइनस कोसाइन 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, और ये हो जाएगा जाई पीक स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, फ्रॉम 0 सेकेंड टू 1 मिली सेकेंड, दैट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। अब लिमिट्स रख देंगे यहाँ पे, तो जाई पीक स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड माइनस ये हो जाएगा साइन 2 पाई 2 ओमेगा, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ओमेगा इज 250 पाई मल्टीप्लाइड बाय t, t is 10 to the power minus 3 divided by 2 into 250 पाई, ये हो जाएगा। और जब जीरो रखेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस 0, तो वो 0 हो जाएगा दोनों टर्म फॉर द लोअर लिमिट। तो अब यहाँ पे वैल्यू जाई पी का वैल्यू दिया हुआ है, जाई पीक इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 इंटू साइन ऑफ ये हो जाएगा पाई बाय ये 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस साइन पाई बाय 2 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 500 पाई, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.61 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। सो इतना एनर्जी डिसिपेट होगा इन हीट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। In a series RC circuit with an AC source R equal to 300 ohm, C equal to 25 microfarad, Xi naught is equal to 50 volt, frequency is equal to 50 by pi hertz. Find the peak current
द पीक करंट एंड एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो इस तरह का कुछ सर्किट दिया हुआ है, आर और सी है इसमें, सी एंड आर, और इसमें ये एसी सोर्स लगा हुआ है विथ जाई नॉट इज इक्वल टू 50 वोल्ट, मतलब ये पीक वोल्टेज है सर्किट का। सो हमें सबसे पहले Z निकालना पड़ेगा, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। Z विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, सिर्फ R और C है तो ये हो जाएगा ओमेगा 1/ओमेगा C का स्क्वायर अंडर रूट। तो R का वैल्यू दिया हुआ है 300 स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C। सो 1/ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ दिया हुआ है 50 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय C का वैल्यू है 25 माइक्रोफेराड। सो 25 और माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, तो ये ऊपर हो जाएगा 10⁻⁶, इसका स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म जो है ये 400 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, दैट कम्स आउट टू बी 500 ओम। सो इम्पीडेंस आ गया 500 ओम, देयरफॉर आई पीक करंट हमें फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, जाई पीक डिवाइडेड बाय जेड। तो जाई पीक का वैल्यू दिया हुआ है 50 वोल्ट, 50 डिवाइडेड बाय 500, और ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर। तो दिस इज़ द पीक करंट ऑफ द सर्किट। एंड पी एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज पावर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे इसमें कोई पावर डिसिपेशन नहीं होगा, सिर्फ रेसिस्टेंस में पावर डिसिपेशन होगा। तो इसमें ये हो जाएगा आई एवरेज के लिए हम RMS यूज़ करते हैं, तो आई RMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। सो ये हो जाएगा आई RMS को हम लोग लिख सकते हैं आई पीक डिवाइडेड बाय √2, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, और आई पीक का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया है 0.1 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 300, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5 वाट। सो दिस इज द एवरेज पावर। An electric bulb is designed to consume 55 watt when operated at 110 volts. It is connected to a 220 volt 50 hertz line through a choke coil in the series. What should be the inductance of the coil for which the bulb gets correct voltage? तो बेसिकली यहाँ पे एक चोक कॉइल है जिसका कि इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे एक बल्ब है जो कि 110 वोल्ट पे ऑपरेट करता है फॉर 55 वाट। तो बेसिकली इसके अक्रॉस हमें प्रोवाइड करना है 110 वोल्ट, और ये सोर्स है विच इज़ रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का पावर फ्रीक्वेंसी है, हमें L कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ पे 110 वोल्ट है और मान लेते हैं यहाँ पे VL है इसके अक्रॉस, सो दो हमें पता है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो होता है दैट इज़ 90 डिग्री। सो 220 स्क्वायर ये हो जाएगा, दिस इज़ द टोटल वोल्टेज, विल बी इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस 110 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें। सो देयरफॉर यहाँ से हम ले सकते हैं VL स्क्वायर विल बी इक्वल टू 220 स्क्वायर माइनस 110 स्क्वायर, एंड देयरफॉर VL हो जाएगा 110 110 एंड √3, ये हो जाएगा VL। एंड ये VL हो गया, और हमें क्या चाहिए, L चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे 110 वोल्ट का जब वोल्टेज देते हैं तो 55 वाट कंज्यूम होता है, तो R क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P हो जाएगा, और यहाँ पे इसको VR बोल देते हैं। सो VR इज़ 110 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P इज़ 55 वाट।
तो ये आ जाएगा 220 ओम, 220 ओम का रेसिस्टेंस आ जाएगा. एंड देयरफॉर XL, द इम्पीडेंस ऑफ दिस इंडक्टेंस, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 110√3 है. सो VL डिवाइडेड बाय I क्या हो जाएगा, यहाँ पे 220 ओम का रेसिस्टेंस है और V हमें पता है 110. तो VL डिवाइडेड बाय VR डिवाइडेड बाय R. सो ये हो जाएगा R इंटू VL डिवाइडेड बाय VR. सो R का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 220 और VL इज 110√3 divided by VR is 110. तो ये हो जाएगा 220√3. ये XL आ गया. और हम जानते हैं कि XL क्या होता है, ओमेगा इंटू L इज इक्वल टू 220√3 और therefore L will be equal to 220√3 डिवाइडेड बाय ओमेगा. और ओमेगा का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 220√3 डिवाइडेड बाय ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू 50, 2 पाई f. सो ये आ जाएगा 1.2 हेनरी. So the inductance of the choke coil is 1.2 Henry. In a series LCR circuit with an AC source, R equal to 300 ohm, C equal to 20 microfarad, L equal to 1 Henry, Xi RMS is equal to 50 volt, frequency nu is equal to 50 by pi hertz. Find the RMS current in the circuit and the RMS potential differences across the capacitor, resistor and the inductor. Note that the sum of the RMS potential differences across the three elements is greater than the RMS voltage of the source. तो सीरीज RLC सर्किट है तो R और ये L हो गया और ये C, इसमें R का वैल्यू दिया हुआ है 300 ओम और XL और XC बेसिकली नहीं दिया हुआ है. L दिया हुआ है 1 हेनरी और C दिया हुआ है C का वैल्यू दिया 20 माइक्रोफेराड. ये तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है और ये सोर्स है AC सोर्स जिसका कि Xi RMS दिया हुआ है. Xi RMS इज इक्वल टू 50 वोल्ट और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है F इज इक्वल टू 50 बाई पाई हर्ट्ज. सो सबसे पहले हमें ओमेगा L फाइंड करना पड़ेगा. ओमेगा L दैट इज़ XL. तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू F दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 हेनरी. तो ये हो जाएगा 100 ओम. दिस इज XL और XC जो होगा दैट विल बी 1 बाय ओमेगा C और यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 50 डिवाइडेड बाय पाई multiplied by C. C is 20 microfarad, so 20 into 10 to the power minus 6 और ये हो जाएगा 500 ओम. 500 ओम. ये XL आ गया, XC आ गया और R का वैल्यू दिया हुआ है 300 ओम. तो जो इम्पीडेंस हो जाएगा ओवरऑल सर्किट का Z, ये क्या होता है R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस ये XL माइनस XC का स्क्वायर का अंडर रूट. तो ये हो जाएगा 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर अंडर रूट और ये हो जाएगा 500 ओम. ये हो गया टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. एंड देयरफॉर IRMS ये क्या हो जाएगा Xi RMS डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस. तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 500
मतलब 0.1 एम्पियर का करंट, आरएमएस करंट फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट। एंड ये पार्ट ए का सॉल्यूशन था। पार्ट बी में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वी सी, ये क्या हो जाएगा, आई आर एम एस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई एक्स सी। सो ये 0.1 इंटू एक्स सी है 500, तो ये हो जाएगा 50 वोल्ट। ये वी सी आ गया। और वी आर द रसिस्टर के अक्रॉस वी आर विल बी इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आर, तो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 300, दैट इज इक्वल टू 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। और वी एल इंडक्टर के अक्रॉस, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय एक्स एल। सो 0.1 multiplied by 100 is equal to 10 volt. So this is the potential difference across the inductor. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे दिस इज 30 वोल्ट, एल के अक्रॉस 10 वोल्ट और सी के अक्रॉस कितना है 50 वोल्ट। तो टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप अगर इस तरह से हम ऐड करें 30 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट प्लस 50 वोल्ट, तो ये कितना हो जा रहा है 90 वोल्ट हो जा रहा है, जबकि सोर्स का आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट ही है। सो दिस इज ग्रेटर, सम इज ग्रेटर देन दिस। Consider the situation of the previous problem. Find the average electric field energy stored in the capacitor and the average magnetic field energy stored in the coil. तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टेंस के थ्रू और कैपेसिटेंस के थ्रू जो करंट पास हो रहा था दैट वाज आई आर एम एस इक्वल टू 0.1 एम्पियर, और इसके कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो वी सी आर एम एस ये था 50 वोल्ट। सो देयरफॉर electric energy stored in capacitor will be equal to half into C into V RMS square. तो ये हो जाएगा half into C was 20, previous problem में capacitance का value जो है that was 20 microfarad. So here it would be 20 into 10 to the power minus 6 multiplied by V RMS जो था कैपेसिटर के अक्रॉस दैट वाज 50 वोल्ट इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 मिली जूल। सो दिस इज द एनर्जी, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर ये हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू आई आर एम एस स्क्वायर। सो ये हो गया हाफ इंटू एल का वैल्यू था 1 हेनरी, सो ये 1 हेनरी मल्टीप्लाइड बाय आई आर एम एस दैट इज 0.1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 5 मिली जूल। An inductance of 2 Henry, a capacitance of 18 microfarad and a resistance of 10 kilo ohm are connected to an AC source of 20 volt with adjustable frequency. What frequency should be chosen to maximize the current in the circuit? What is the value of this maximum current? तो पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इसमें हमें पता है कि I जो होता है करंट दैट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस क्या होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसमें आई मैक्सिमम कब होगा, जब जेड का वैल्यू मिनिमम होगा, क्योंकि वी तो कांस्टेंट है। तो जेड का वैल्यू मिनिमम कब होगा, तो यहाँ पे इस क्वांटिटी में हम देख रहे हैं कि आर इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है, तो ये वाला टर्म चेंज हो रहा है। दोनों में ओमेगा है तो ये दोनों
ये जो टर्म है ये चेंज होगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा पे ये जीरो हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका। तो इसका मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है। सो जेड इज मिनिमम व्हेन ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ओमेगा ये जीरो होगा, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय एल सी हो जाएगा अंडर रूट। एंड therefore frequency omega 2 pi f is equal to 1 by LC under root, and therefore f क्या हो जाएगा 1 by 2f into 1 by LC under root। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे तो 1 by 2 pi into L का वैल्यू है 2 हेनरी, सो 2 into 18 माइक्रोफेराड, सो 10 टू द पावर माइनस 6 अंडर रूट। तो इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 27 हर्ट्ज। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 27 हर्ट्ज आएगा, जिसपे कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और देयरफॉर ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी जीरो हो जाएगा। और ये जीरो हो गया तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, जेड इम्पीडेंस का वैल्यू आर हो जाएगा। सो पार्ट बी में जेड मिनिमम ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एंड देयरफॉर आई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय जेड मिनिमम। और v का वैल्यू दिया हुआ है 20 और जेड का वैल्यू क्या है 10 किलो ओम, 10 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। So this is the maximum current. An inductor coil, a capacitor, and an AC source of RMS voltage 24 volt are connected in series. When the frequency of the source is varied, a maximum RMS current of 6 ampere is observed. If this inductor coil is connected to a battery of EMF 12 volt and internal resistance of 4 ohm, what will be the current? Current find करना है हमें in DC conditions. So हमें पता है कि रेजोनेंस कंडीशन में जेड मिनिमम जो होता है इज़ इक्वल टू इन रेजोनेंस कंडीशन आर होता है, बिकॉज ओमेगा एल इज़ इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। और ये जेड मिनिमम होगा आर का आर, और देयरफॉर आई आर एम एस का जो मैक्स वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड मिनिमम। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 24 वोल्ट एंड जेड मिनिमम मतलब आर, और आई आर एम एस का वैल्यू मैक्सिमम दिया हुआ है 6 एम्पियर। सो ये 6 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, देयरफॉर आर क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 4 ओम। सो ये रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम आ गया। अब इसे अगर 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट किया जाए जिसका कि इंटरनल रेसिस्टेंस 4 ओम है 12 वोल्ट, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ये जो कॉइल का रेसिस्टेंस है दैट इज़ 4 ओम, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई डी सी, ये आई डी सी, तो आई डी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट दैट इज़ 4 + 4, और ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर। Figure shows a typical circuit for low pass filter. An AC input Vi equal to 10 millivolt is applied at the left end, and the output Vo is received at right end. Find the output voltage for new is equal to 10 kilohertz, 100 kilohertz, 1 megahertz, and 10 megahertz. Note that the frequency, as the frequency is increased, the output decreases, and hence the name low pass filter. तो बेसिकली हमें वी ओ का वैल्यू फाइंड करना है। सो वी ओ विल बी इक्वल टू आई एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स सी, इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर। आई क्या हो जाएगा वी आई इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स सी। सो वी आई
डिवाइडेड बाय जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c स्क्वायर का अंडर रूट, और एक्स सी क्या है, 1/ओमेगा c। तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर ओमेगा सी स्क्वायर अंडर रूट। So this is the value of vi square never vi divided by 1 plus r omega c square under root. So for nu or frequency is equal to 10 kilohertz, that is 10 kilohertz means 10 to the power 4 hertz. vi ये जो होगा वी आई विल बी इक्वल टू, सॉरी वी आउट ओ दैट इज आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू वी आई का वैल्यू है 10 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज, आर का वैल्यू दिया हुआ है 1 किलो ओम दैट इज 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 4 multiplied by c, c is 10 nanofarad, that means 10 to the power minus 8 farad, और इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो 10 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस, और इसका वैल्यू आ जाएगा 8.5 मिली वोल्ट। और व्हेन फ्रीक्वेंसी for nu equal to 100 kilohertz, that is 10 to the power 5 hertz, तो ये हो जाएगा VO will be equal to 10 millivolt divided by 1 plus 10 to the power 3 multiplied by 2 pi into 10 to the power 5 into 10 to the power minus 8 का होल स्क्वायर, एंड दिस एवरीथिंग इज अंडर रूट। तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी 1.6 मिली वोल्ट, 1.6 मिली वोल्ट। एंड फॉर न्यू इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज इज 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, सो VO हो जाएगा 10 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 plus 10 to the power 3 multiplied by 2 pi into 10 to the power 6 multiplied by 10 to the power minus 8 का whole square, and everything this under root, and this will be equal to 0.16 millivolt. Next, for nu equal to 10 megahertz, so 10 megahertz का मतलब 10 to the power 7 hertz, VO will be equal to 10 millivolt divided by 1 plus 10 to the power 3 into 2 pi into 10 to the power 7 multiplied by 10 to the power minus 8 इसका स्क्वायर अंडर रूट, और इसका वैल्यू आ जाएगा 16 माइक्रोवोल्ट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए 8.5 मिली वोल्ट है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं ये आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता जा रहा है, और फाइनली 10.7 हर्ट्ज पे 16 माइक्रोवोल्ट हो जाता है, ये डिक्रीज हो रहा है आउटपुट वोल्टेज। A transformer has 50 turns in primary and 100 in the secondary. If the primary is connected to a 220 volt DC supply, what will be the voltage across the secondary? तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के कॉइल्स हैं इस तरह से, और ये प्राइमरी है मान लेते हैं, और दूसरा कॉइल है सेकेंडरी, इस तरह से सेकेंडरी कॉइल, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 50 है और इसमें 100 है। तो अगर यहाँ पे DC से कनेक्ट कर दें प्राइमरी को, तो क्या होगा, इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा I, विच विल बी कांस्टेंट बिकॉज ये चेंज नहीं हो रहा है।
सो आई विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर जाई अप्लाई किया है तो जाई डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, एंड देयरफॉर यहाँ पे जो फ्लक्स होगा थ्रू दिस कॉइल, मान लेते हैं ये फाई सेकेंडरी, सो फाई सेकेंडरी विल बी इक्वल टू एम टाइम्स आई और एम टाइम्स जाई डिवाइडेड बाय आर। तो ये सेकेंडरी का फ्लक्स हो गया, जहाँ की एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस between these two coils. Therefore जाई सेकेंडरी ये क्या हो जाएगा, d माइनस डी फाई सेकेंडरी बाई डी टी, और यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी ऑफ m इंटू जाई डिवाइडेड बाई r। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि m इज़ कांस्टेंट, जाई इज़ कांस्टेंट, r इज़ कांस्टेंट, तो ये बेसिकली पूरा फाई s विल बी कांस्टेंट और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। So there is no induced EMF in the secondary coil, that is zero induced EMF.